हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे आपको VVI क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्या है इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि D&F ब्लॉक है ना, D&F ब्लॉक का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु और दीर्घ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट का, पी ब्लॉक के तत्वों का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं VVI सब्जेक्टिव का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या आपको आई बटन पर दिख रहा है ना, आई बटन से भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं या लास्ट में आपको चैनल के है ना पेज पर दे दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में चैनल के पेज पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट का, है ना, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं D&F ब्लॉक का तत्वों का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तो अभी तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित D कक्षक है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है, यह एक संक्रमण तत्व है ना। तो सबसे पहले आप जानिए कि D ब्लॉक, ठीक है, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक है ना, दो चीज़ है ना। तो D ब्लॉक का मतलब होता है कि D ब्लॉक में वैसे तत्व आते हैं जिनके ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो लास्ट ऑर्बिट होता है वह D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है ना। किसी भी तत्व के अगर उसके लास्ट ऑर्बिट का यानी कि बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन अगर D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और अगर आपको F ब्लॉक में प्रवेश करेगा तो उसको बोलेंगे A ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो D ब्लॉक और F ब्लॉक में आप अंदर समझ गए कि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में इंटर करता है उसको D ब्लॉक कहते हैं, और जो F ब्लॉक में करता है उसको F ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF है ना, SPDF के अगर आधार पर आपको आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे कैसे आप कहेंगे यह क्या है, संक्रमण तत्व है। तो ध्यान देंगे, सिल्वर परमाणु की क्रमांक संख्या 47 है और अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में 4d5s0 विन्यास दर्शाता है। यानी सिल्वर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस कंडीशन में आपको आता है, और परंतु कुछ यौगिकों में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाता है, जैसे कि 4d9 है ना 5s2। तो विन्यास 4d कक्षक अपूर्ण मतलब ये चूँकि आपको 4d9 है और ये आपको 4d10 है, यानी कि D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको फूल कहेंगे, और D में 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फूल नहीं कहेंगे। चूँकि D ऑर्बिटल्स यानी कि आप जानते हैं कि D ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरा पेयर्ड में होता है जिसको ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, पूर्ण नहीं, है ना, तो पूर्ण कहेंगे। और जो 9 है यहाँ पर D में क्या है, 9 है, D में आपको 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि टोटल पेयर में नहीं है, इसको बोलेंगे अपूर्ण। तो वही कह रहे हैं कि 4D कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना गया है, संक्रमण तत्व माना गया है, ठीक है। तो अतः 4D कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना गया है, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन D सबसेल में प्रवेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी SC यानी कि अस्कैडियम, क्या SC अस्कैडियम जिसकी एटॉमिक नंबर 21 होती है और Zn जिसकी एटॉमिक नंबर 30 होती है, में जिंक की कणन एंथैल्पी के मान सबसे कम होता है, इतना क्यों। ध्यान देंगे, जिंक जो है 3d4s1 D कक्षक पूर्ण भरित है, यानी कि D का है ना, जिंक का D कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ है, वो क्या हो गया है ना, D का पूरा कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ है, और D कक्षक इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन से भागीदारी नहीं लेते, चूँकि जब ऑक्टेट है तो भाग नहीं लेंगे।
अतः श्रेणी के दूसरे तत्व जिनमें धात्विक बंधन बनने में डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भागीदारी कहते हैं, अपेक्षाकृत जिंक में अधात्विक बंधन क्या है, दुर्लभ है। यही कारण है कि जिंक की कण एंथैल्पी अपने संक्रमण श्रेणी से क्या होता है, कम होता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी दिखाया जा सकता है कि कौन सा जो धातु है, ध्यान देंगे, कौन सा जो धातु है संक्रमण तत्वों की 3D की कौन सी तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों दर्शाता है, और क्यों दर्शाता है, इसका रीजन ध्यान देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैग्नीज जो है जिसकी एटॉमिक नंबर 25 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d5 4s2। यह अपने यौगिकों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +2 से लेकर 7 तक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ठीक है, +2 से लेकर 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो ये 2 से हो गया +7 तक। सभी क्वेश्चन VVI नहीं है, जो क्वेश्चन VVI है इसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे। अनियमित आयनन एंथैल्पी, आयनोशन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी। तो प्रथम संक्रमण तत्व में प्रथम आयनन एंथैल्पी में अनियमित प्रवृत्ति होती है, क्योंकि 3D विन्यास का असर तो कुछ हद तक भिन्न है। सामान्यतः आयनन एंथैल्पी के मान प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के साथ बढ़ता है, और डी विन्यास में किसी परिवर्तन की अनुपस्थिति में क्रोमियम के लिए मान कम होता है, जबकि जिंक के लिए उच्च होता है। तो 4s आयनन एंथैल्पी दर्शाती है 3D से लेकर 3D10 तक अप्रत्याशित रूप से अस्थायी है, और इनके आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व दूसरे से तत्व के एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है, क्यों। लैथेनाइड संकुचन को आकुंचन भी कहते हैं, ठीक है, संकुचन को आकुंचन भी कहते हैं। तो लैथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच, है ना, एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है, क्यों। क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव 4f इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा दुर्लभ है। अतः एक्टिनाइड तत्वों में बढ़ते हुए प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकोर में अंशुकन अधिक होता है। यानी कि प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय चार्ज के अधिक हो जाने के कारण आकुंचन क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ही, इसमें से तो आपको 100% पूछेगा, ध्यान देंगे, इसमें से तो आपको 100% पूछने वाला है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखें। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए, है ना, तत्वों का, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास। जैसे आपको क्रोमियम आयन का दिया है ना, क्रोमियम आयन का दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि CS3 है, Pm+3 है, कॉपर प्लस आयन है, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीज आयन है, तो यह आपको डी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट आपको क्या है, एलिमेंट हैं, जिनके आयंस और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो समझिए आपको काम बन गया, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख लीजिए। कहीं से भी आपको शॉर्टकट ट्रिक भी आपको सिखाया जाता है, तो आपको इसके लिए पहले बहुत सा वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है, ठीक है, बहुत सा वीडियो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे जानेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, ये कह रहा है कि M+3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 के यौगिक Fe+2 के यौगिक की तुलना में अधिक अस्थायी क्यों होते हैं। ठीक है, Mn+2 के यौगिक, ध्यान देंगे, तो आपको जानते हैं कि Mn+2 के जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में D5 है, लेकिन Fe+2 में D6 है। अब यहाँ पर देखेंगे Mn+2 जो है, यहाँ पर क्या है, D में 5 है, तो जब D में 5 है तो आप जानते हैं कि जब D में 10 हो तो फुल फील्ड होता है, और चूंकि यहाँ पर 5 है तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड वाला फुल फील्ड हो और हाफ फील्ड हो, दोनों ही बहुत क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। लेकिन जो आपको Fe+2 है, इसमें आपको D6 है, जो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल ही फील्ड है, इसलिए कह सकते हैं कि Mn+2 वाला जो कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा अधिक क्या होती है, अस्थायी होती हैं, जबकि ठीक है, और ये आपको Fe+2 जो कंपाउंड है,
ये आपको अधिक स्थायी नहीं है, क्योंकि इसका डी जो ऑर्बिटल से ना ही तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्था को निर्धारित करते हैं, उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे जो स्थायित्व प्रदान करते हैं कि नहीं। तो कहते हैं यदि एक कक्षक अर्धभरित और पूर्ण भरित हो तो यह परमाणु आयन को अस्थायित्व प्रदान करती है। तो बात सही पहले से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, है ना, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो उसमें क्या होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड में आपको कोई एलिमेंट जो है अधिक अस्थायी होता है। तो यहाँ पर आपको मैनेज है ना, मैनेज का सिंपल में D3D5 4s2, लेकिन यही अगर mm+2 आयन हो जाए तो ये आपको अधिक अस्थायी है। यहाँ पर D3 है, D4 है, यहाँ पर ध्यान देंगे D3 है। तो इस तरह उदाहरण आपको अस्थायित्व का शो कर सकता है कि मैरिज जो है आयन आपको डी कक्षा अधिक अस्थायी होने के कारण इसके डी कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है अधिक अस्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैथेनाइड संकुचन क्या होता है ना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी VVI क्वेश्चन कि लैथेनाइड संकुचन क्या होता है ना। क्या होता है लैथेनाइड संकुचन, क्या होता है लैथेनाइड संकुचन, कि लैथेनाइड संकुचन क्या है, तो ध्यान देंगे। और लैथेनाइड संकुचन के कारण क्या है, परिणाम क्या है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि लैथेनाइड अंकुचन लैथेनाइडों में लैथेनम से ल्यूटेशियन तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में समग्र ह्रास देखा जाता है, जिसे लैथेनाइड आकुंचन कहते हैं। इसका कारण यह है कि नाभिक प्रत्येक प्रोटॉन की वृद्धि के साथ इसके संगत इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों को में चले जाते हैं। क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। इसके जवाब है उसके लिखा हुआ है। और यहाँ पर लैथेनाइड आकुंचन के क्या है, परिणाम भी दिया है। लैथेनाइड आकुंचन के क्या कारण है, परिणाम है, यहाँ पर आपको दिया है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है समझने का, है ना। एक क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, संक्रमण धातुओं के लक्षण क्या है, ये धातु संक्रमण धातु क्यों कहलाती है। डी बोलो के कौन तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, समकरण तत्वों के गुणधर्म क्या होता है कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको n-1 D1 से टेकल 10 NS1 से लेकर 2 तक होता है। इनके भौतिक गुण दिया है कि इनके उच्च आधारित तन्यता होती है, परमाणु के आयनिक आकार दिया है, भौतिक गुणधर्म दिया है ना, इनके आयनिक एथैल्पी, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर शो किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है लैथेनाइड, है ना, लैथेनाइड और एक्टिनाइड मिल गया। क्वेश्चन है कि लैथेनाइड और एक्टिनाइड की रसायन की तुलना कीजिए, है ना। लैथेनाइड एक्टिनाइड में क्या अंतर है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या अंतर है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है, परमाणुविक तथा आयनिक आकार में क्या अंतर है, रासायनिक क्रियाशीलता में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया लैथेनाइड, ये हो गया एक्टिनाइड। लैथेनाइड और एक्टिनाइड, लैथेनाइड में आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है कि लैथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाया गया है, जेनॉन से 4f1 से 40 D1। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड का ऐसे दिखाया गया है ना। लैथेनाइड जो होता है लैथेनम से लेकर, है ना, सीरियम तक होता है, और एक्टिनाइड जो होता है एक्टिनाइड से लेकर थोरियम तक होता है, एक्टिनियम से लेकर थोरियम तक। लैथेनाइड ऑक्सीकरण अवस्था 3, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 और 2+4 दिखाता है। और एक्टिनाइड जो होते हैं कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 भी दिखाते हैं। इनके परमाणुविक आकार दिया है कि परमाणुविक आकार आयनिक आकार में क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि पीरियड में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, और यहाँ पे बाएं से दाएं जाते हैं तो ये भी घटता है, दोनों का वही काम है ना। रासायनिक क्रियाशीलता है कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स आयन।
यह प्रोमेथियम इसमें प्रोमेथियम जो है रेडियो एक्टिव है, इसमें एक्टिनियम जो है रेडियोधर्मी एक्टिव है। ठीक है, तो ये भी इसको आपको ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन देगा। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, है ना। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बताइए कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पर संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्व आपको इनर ट्रांजिशन की 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक एल्यूमिनियम से लेकर सीरियम तक, दूसरा है थोरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। तो इसमें क्या होता है, एफ सेल में प्रवेश करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि 29 वाला जो एलिमेंट है वह डी ब्लॉक का है, 59 वाला एफ ब्लॉक का है, ये भी एफ ब्लॉक का है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से बता सकते हैं। कैसे कि लास्ट वाला ऑर्बिट जिस सेल में होगा उसी ऑर्बिट में भी उसी सेल में होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा कोई इसमें खास क्वेश्चन नहीं है। डी ब्लॉक के तत्वों में ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको कम ही आते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको मेन इम्पोर्टेंट है। और चूँकि इसमें ज़्यादा आपको खासकर इम्पोर्टेंट यही है कि आप आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन निकालना सीख लेंगे। ठीक है, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आप जानते हैं तो समझिए आपका काम बन गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में फटाफट इसको शेयर कीजिए। बेस्ट, फिर मिलते हैं।